हेलो मेरे प्यारे दर्शकों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आफरीन कहानियाँ 2.0 में। दर्शकों, आज की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दर्शकों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दर्शकों, तलाक के 12 साल बाद अचानक से पत्नी अपने ससुराल जाती है और वहां पर जब अपने पति की हालत देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। जब अपनी पत्नी को देखता है कि वह यहाँ पर आई है और उसकी हालत को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि 12 साल पहले उसने पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज यह पत्नी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर वहां पर आई है। आखिर क्या कारण था जो पति ने पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और किस वजह से वह महिला यहाँ पर आई थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम गोपाल है। गोपाल के घर में उसके माता पिता हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। गोपाल के पिता पास ही के शहर में एक बहुत ही अच्छे की दुकान है और वह दुकान बीच मार्केट में है, तो इसी वजह से वह अच्छी खासी चला करती है और घर के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। गोपाल जो है शादी के योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। लड़की का नाम राधा होता है। राधा के घर में उसके 2 छोटे भाई बहन हैं और वह घर की बड़ी लड़की है। उसके पिता छोटी मोटी जिम्मेदारी किया करते हैं और उसे जिम्मेदारी से अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरह से कर रहे हैं। इधर राधा की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद राधा अपने पति गोपाल के यहाँ पर आती है और वहां पर अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। राधा अपने सास ससुर का कहा मना करती और उनके कहे अनुसार सभी कामों को किया करती। वह अपने पति का भी आदर करती है और धीरे धीरे बड़ी अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, या यूं कहे नजर नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गोपाल के परिवार को देखकर जलने लगते हैं कि उनकी तरक्की काफी अच्छी थी और उनकी तरक्की को देखकर कुछ उसके दोस्त जो उसके दोस्त होने का दावा तो करते हैं, लेकिन असलियत में उसके दोस्त नहीं होते हैं। वह गोपाल की तरक्की से जलने लगते हैं और उसके बाद उसे उल्टी सीधी बात सिखाने लगते हैं। नशा करना सिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा नशा करना सिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसे 1 नंबर का नशेड़ी बना देते हैं। अब जब गोपाल के बारे में राधा को पता चलता है कि उसका पति शराब पीने लगता है तो वह उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोपाल उसकी एक नहीं मानता है और उल्टा उससे लड़ाई करने लगता है। इसके बाद राधा अपने सास ससुर से कह देती है और सास ससुर उसे समझाने लगते हैं। समझाने के बाद जो गोपाल है वह थोड़ा सा इस बात को मान लेता है, लेकिन घर में कभी नशा करके नहीं आया करता। इसके बाद राधा सोचती है कि चलो ठीक है, अब सुधर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ समय व्यतीत हो जाएगा। राधा गोपाल से प्यार किया करती है, लेकिन जो गोपाल है वह शराब की बुरी लत का शिकार हो गया था और इसी वजह से सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग शादी को 1.5 साल हो जाता है और 1.5 साल बाद राधा एक लड़के को जन्म देती है। अब जैसे ही लड़के का जन्म होता है तो गोपाल इस बात की बड़ी खुशियां मनाता है और उसके वह दोस्त जो उसको बर्बाद करना चाहते थे वह उससे पार्टी मांगने लगते हैं। इसके बाद गोपाल उनके साथ जाकर शराब पीने लगता है और आज वह कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है और शराब पीकर ही घर में आ जाता है। अब जैसे ही वह शराब पीकर घर में आया था तो उसके बाद राधा उससे लड़ाई करने लगती है और इस पर गोपाल राधा पर हाथ उठा देता है। गोपाल राधा पर हाथ उठाकर वहां से चला गया था, लेकिन गोपाल के हाथ उठाने की वजह से राधिका के सिर में चोट आ गई थी और वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। गोपाल वहां से दोबारा अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है। और जैसे ही गोपाल के माता पिता को पता चलती है कि बहू को चोट लग गई है तो वह लोग जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां पर उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसे वापस से घर ले आते हैं। इसके बाद जब दूसरे दिन गोपाल घर आता है तो घर आने के बाद जब उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो इस बार भी उनकी एक नहीं मानता, क्योंकि इस बार उसने कह दिया था कि अब कितने दिन में तुमसे दब कर रहूंगा, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, तो तुम लोग मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम लोगों के पास खाने के लिए रोटी है तो तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो और अपनी जिंदगी को आराम से जियो। लेकिन यह बात राका पति पहले तो शराब पिया करता था और बीच के समय में उसने बिल्कुल भी यह बात महसूस नहीं होने दी थी
और इस पर गोपाल राधा पर हाथ उठा देता है। गोपाल राधा पर हाथ उठाकर वहां से चला गया था और वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है। और जैसे ही गोपाल के माता पिता को पता चलती है कि बहू को चोट लग गई है, तो वह लोग जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां पर उसका इलाज करवाने के बाद उसे वापस से घर ले आते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद राधा और गोपाल का तलाक हो जाता है और वह अपने मायके चली जाती है। और एक दिन वह एक फ्रेंड से मिलने जाती है। उसके बाद वह महिला से पूरी कहानी बता देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद राधा को बड़ी हैरानी होती है। अब महिला उससे पूछने लगती है कि दीदी, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो? तभी राधिका उसे बता देती है कि वह उस घर की बहू थी, लेकिन 10 साल पहले उसका तलाक हो गया है। तो उसके बाद वह महिला और भी डिटेल में उस घर के बारे में बातें उसे बताने लगती है, जिन बातों को सुनने के बाद राधा का दिमाग खराब हो जाता है और वह कैसे भी करके फौरन से उस जगह पर जाना चाहती है। इसके बाद राधा अपने बुटीक में काम करने वाली महिला, जिसका नाम होता है शीतला मौसी, उससे कहती है कि शीतला मौसी, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो तुम उसे अपने घर ले जाना। बाद में आकर मैं उसे अपने पास ले आऊंगी। क्योंकि जब भी राधा को कहीं बाहर जाना होता था, तो वह अपने बच्चे को शीतला मौसी के यहाँ छोड़ दिया करती। शीतला मौसी, जिसकी उम्र 65 साल है, और वह अच्छी तरह से उस बच्चे का देखभाल किया करती। इसके बाद राधा अपनी बड़ी सी कार लेती है और सीधा उसी गांव में पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी ससुराल थी, और अपने उसी घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती है। अब जैसे ही गांव वाले वह लोग जो उसके पति को बर्बाद करना चाहते हैं, वह इतनी बड़ी कार को उसके घर के दरवाजे पर देखते तो एकदम से अपने घरों से झांक झांक कर देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में इनके घर पर आया कौन है और इतने अमीर व्यक्ति को इसे क्या काम पड़ गया। क्योंकि फिलहाल जो गोपाल है, वह घर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लाचार सा पड़ा रहा करता और फिलहाल उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जो राधिका होती है, वह अपनी गाड़ी से उतरती है और जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है, सभी लोग उसे देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता कि यह उसकी वही पत्नी है जो 12 साल पहले इसे तलाक दे चुकी थी। क्योंकि अब राधा अच्छी तरह से रहा करती और उसके पास ढेर सारे रुपए थे, और कहते हैं ना कि पैसा इंसान की काया को पलट देता है। राधा धीरे धीरे जाकर उस घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर आ जाओ। तो राधिका धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही थोड़ी अंदर जाती है तो देखती है घर के बरामदे के अंदर गोपाल, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वह एक खटिया पर पड़ा हुआ है। इसके बाद राधा जाकर उसे कहती है, गोपाल, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे? अब जैसे गोपाल राधा की आवाज को सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि गोपाल ने पहली ही बार में राधा को पहचान लिया था, उसकी आवाज के जरिए और उसकी सूरत के जरिए। जैसे गोपाल राधा को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद भी अपने आप को शांत करता है और अपने घर में आवाज लगाता है और कहता है कि पानी लेकर आओ, यहां पर कोई आया है। इसके बाद उसकी बेटी, जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल थी, वहां पर आती है और राधा पानी दे देती है। राधा बेटी के बारे में पूछती है और कहती है कि कौन सी क्लास में पढ़ा करती है, तो गोपाल कह देता है कि स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं बच्ची को एजुकेशन तक नहीं दे पा रहा हूं। इसके बाद राधा गोपाल से कहने लगती है कि क्या हुआ, इस तरह से क्यों हो गए तुम? तो गोपाल, जो अपनी पूरी कहानी राधिका को सुनाने लगता है, वह कहता है कि राधिका, मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो मेरे दोस्त होकर भी मेरे दुश्मन थे, और उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ। यह बात मुझे जब समझ में आई थी, जब मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मैं नशे में धुत रहा करता था, और जब मेरी माँ की मौत होने वाली थी तो उससे पहले एक रात मुझे माँ ने समझाया और कहा कि बेटा, तेरे पिताजी तो चले गए हैं, लेकिन इसके बाद मैं भी चली जाऊंगी, और फिर तू देख लेना किस तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद जब माँ की मौत हो जाती है तो मुझे माँ की कहीं वह बातें याद आ जाती हैं, और उसके बाद मैं उन दोस्तों से मिलना और शराब पीना बंद कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल अब घर के अंदर मैं अकेला रह गया था और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही सही नहीं था, और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो तुम्हारा सामना कैसे कर पाता? वैसे भी हम दोनों का तलाक हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके बाद एक दिन अचानक से एक व्यक्ति हमारे घर पर अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आता है
और मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ। उस लड़की से मेरी शादी हो जाती है। शादी ना होने के बाद वह लड़की मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लगभग 2 साल के अंदर मेरा और उसका तलाक हो जाता है। तब तक यह बच्ची हो चुकी थी और उसके बाद तलाक के बदले में मोटी रकम मुझसे लेती है और अपने मायके में रहने लगती है। इसके बाद मैं इस बच्ची की देखभाल किया करता हूँ। लेकिन माँ बाप गोपाल की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हुआ करते हैं। लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि बेटा जवान है और वह दोनों बुजुर्ग हो चले हैं। इसी गम के कारण वह दोनों काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं और परेशानी के चलते एक दिन गोपाल के पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई थी तो उस टाइम तक भी गोपाल जी भरकर शराब पिया करता और उसे कोई गम नहीं रहता। इधर जो राधा है वह अपने मायके में रहती है, तो उसके पिता उसकी दूसरी शादी कराने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा पैसा भी बहुत है, तो तू ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देता हूँ। लेकिन राधा अपने पिता से कहती है कि पिताजी एक बार मेरी शादी हो गई है और आपके ऊपर से शादी का बोझ उतर गया है। मेरे पास मेरा बच्चा है और इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी। आपको कैसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी वजह से यह बात कह रहे होंगे, ना कि मैं आपके घर रहती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की मोहलत दो और उसके बाद मैं अपना खुद का काम करूंगी और वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। इसके बाद राधा के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो दरअसल ये कह रहा था कि काफी लंबी जिंदगी है और ऐसे तू कैसे व्यतीत कर लेगी। तो वह कहती है कि मेरे पास मेरा बेटा है और इसी बेटे के सहारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। राधा का बेटा राधिका के पास था, क्योंकि गोपाल ने उसको लेने के लिए कभी कोर्ट में कहा ही नहीं कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसे तो केवल अपनी आजादी की लगी हुई थी और उसे बच्चे से कोई भी मोह नहीं था। इसके बाद राधा वहां से इंदौर में जाकर रहने लगती है और वहीं पर एक छोटी सी बुटीक खोल लेती है, क्योंकि राधा 12वीं क्लास पास थी और उसके बाद उसे सिलाई का काम अच्छी तरह से आया करता था। वह सिलाई की बुटीक खोलती है और वहां पर दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है। कुछ पैसे तो उसने बुटीक में लगा दिए थे और बाकी पैसे अपने पिता के पास छोड़ दिए थे और कहा था कि पिताजी जब मुझे जरूरत पड़े, जब आप इन पैसों को दे देना, उसके बाद राधा की बुटीक अच्छी तरह से चलने लगती है और धीरे धीरे उसका चारों तरफ नाम होने लगता है, क्योंकि राधिका अपने काम को अच्छी तरह से किया करती और राधा का काम खूब ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद राधा अपने नीचे कुछ कारीगर रख लेती है और खुद कटिंग करके उनको कपड़े सिलने के लिए दे दिया करती और वहां पर काम करते हुए 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर उसकी काम अच्छा खासा चलने लगता है। जो बुटीक से कुछ पैसे कमाकर वह अपना घर भी इंदौर के अंदर ही खरीद लेती है और वहीं पर रहने लगती है। अपना घर हो गया था, अपनी ब्यूटीक हो गई थी और इसके बाद राधा पीछे मुड़कर नहीं देखती है। धीरे धीरे वह उसी काम में मेहनत करती है और इंदौर के अंदर ही अपनी 10 से 12 बुटीक कर ली थी और इसके बाद कई अलग अलग शहरों में भी छोटी छोटी ब्यूटीक उसने खोल दी थी, जिनका बड़ा रूप लेना अभी बाकी था। वह अच्छी तरह से काम किया करती है, अपनी ब्यूटी पर जाकर खुद ही देखा करती है। लेकिन तभी जब उसका बेटा 7 साल का होता है, तो एक दिन अचानक से स्कूल से आने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, सभी के पापा उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे पापा और कब आएंगे। मेरे पापा अब इस बात को सुनते ही जो राधिका होती है, उसे अपने पति की याद तो आती है, लेकिन वह करें भी तो क्या करें, क्योंकि उसके पति से उसका तलाक हो गया है। तो वह अपने बेटे को बहका देती है और कह देती है कि बेटा, पापा बाहर कमाने के लिए गए हैं, जब वहां से वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ खूब अच्छे से खेलेंगे। ऐसा कहकर बेटे को तो समझा दिया था, लेकिन वह अपने आप को कैसे समझाए, क्योंकि उसकी जिंदगी अब अधूरी ही बीतने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ राधा का तलाक हुए। उसे 12 साल हो गए हैं और 12 साल के अंदर उसके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं। अच्छी सी गाड़ी उसने खरीद रखी है, जिस गाड़ी से वह अपनी बुटीक का ख्याल रखा करती और वहां पर जाकर खुद से काम को देखा करती। और ज्यादातर वर्कर उसने सैलरी पर रख रखे हैं और अच्छे से उनका सभी का काम चल रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक से जब राधा अपनी बुटीक पर बैठी हुई थी, तभी एक महिला उसके पास कपड़ा सिलवाने के लिए आती है, जहां पर उसकी ससुराल थी। तभी बातों में राधा को पता चलता है कि यह महिला उसी गांव की है और एकदम से उसे वह बातें याद आ जाती है, जब उसका बेटा उसे अपने पापा के लिए पूछा करता था।
इसके बाद राधा उससे पूछने लगती है कि वहां पर तो किसी तरह का व्यक्ति रहा करता था, जिनकी शहर में अच्छी खासी दुकान थी और अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। तो वह कहती है कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरा घर उनके घर से थोड़ी दूर पड़ता है, लेकिन उनके बारे में सारे गांव को पता है। तो वह पूछने लगती है कि गांव के बारे में क्या पता है। तो उसके बाद वह महिला से पूरी कहानी बता देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद राधा को बड़ी हैरानी होती है। अब महिला उससे पूछने लगती है कि दीदी, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो। तभी राधिका उसे बता देती है कि वह उस घर की बहू थी, लेकिन 12 साल पहले उसका तलाक हो गया है। तो इसके बाद वह महिला और भी डिटेल में उस घर के बारे में बातें उसे बताने लगती है, जिन बातों को सुनने के बाद राधा का दिमाग खराब हो जाता है और वह कैसे भी करके फौरन से उस जगह पर जाना चाहती है। इसके बाद राधा अपने बुटीक में काम करने वाली महिला, जिसका नाम होता है शीतला मौसी, उसे कहती है कि शीतला मौसी, मेरा बच्चा स्कूल से आएगा तो तुम उसे अपने घर ले जाना। बाद में आकर मैं उसे अपने पास ले आऊंगी, क्योंकि जब भी राधा को कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने बच्चे को शीतला मौसी के यहाँ छोड़ दिया करती। शीतला मौसी, जिसकी उम्र 65 साल है, और वह अच्छी तरह से उस बच्चे की देखभाल किया करती। इसके बाद राधा अपनी बड़ी सी कार लेती है और सीधा उसी गांव में पहुंच जाती है जहां पर कभी उसकी ससुराल थी, और अपने उसी घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी को रोक देती है। अब जैसे ही गांव वाले, वह लोग जो उसके पति को बर्बाद करना चाहते थे, वह इतनी बड़ी कार को उसके घर के दरवाजे पर देखते तो एकदम से अपने घरों से झांक झांक कर देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में इनके घर पर आया कौन है, और इतने अमीर व्यक्ति को इससे क्या काम पड़ गया। क्योंकि फिलहाल जो गोपाल है, वह घर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लाचार सा पड़ा रहा करता, और फिलहाल उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जो राधिका होती है, वह अपनी गाड़ी से उतरती है, और जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है, सभी लोग उसे देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता कि यह उसकी वही पत्नी है जो 12 साल पहले इसे तलाक दे चुकी थी। क्योंकि अब राधा अच्छी तरह से रहा करती और उसके पास ढेर सारे रुपए थे, और कहते हैं ना कि पैसा इंसान की काया को पलट देता है। राधा धीरे धीरे जाकर उस घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर आ जाओ। तो राधिका धीरे धीरे उस घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही थोड़ी अंदर जाती है तो देखती है घर के बरामदे के अंदर गोपाल, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वह एक खटिया पर पड़ा हुआ है। इसके बाद राधा जाकर उसे कहती है, अनिल, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे। अब जैसे गोपाल राधा की आवाज को सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है, और देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि गोपाल ने पहली ही बार में राधा को पहचान लिया था, उसकी आवाज के जरिए और उसकी शक्ल सूरत के जरिए। जैसे गोपाल राधा को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद गोपाल भी अपने आप को शांत करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है और कहता है कि बेटी, पानी लेकर आओ, यहाँ पर कोई आया है। इसके बाद उसकी बेटी, जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल थी, वहां पर आती है और राधा पानी लाने वाली बेटी के बारे में पूछती है और कहती है कि कौन सी क्लास में पढ़ा करती है। तो गो कह देता है कि स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं बच्ची को एजुकेशन तक नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद राधा गोपाल से कहने लगती है कि क्या हुआ, इस तरह से क्यों हो गए तुम। तो गोपाल, जो अपनी पूरी कहानी राधिका को सुनाने लगता है, वह कहता है कि राधा, मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो मेरे दोस्त होकर भी मेरे दुश्मन थे, और उनकी वजह से यह सब कुछ हुआ। यह बात मुझे जब समझ में आई थी, जब मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मैं नशे में धुत रहा करता था, और जब मेरी माँ की मौत होने वाली थी तो उससे पहले एक रात मुझे माँ ने समझाया और कहा कि बेटा, तेरे पिताजी तो चले गए हैं, लेकिन इसके बाद मैं भी चली जाऊंगी, और फिर तू देख लेना किस तरह से इस घर के अंदर जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद जब माँ की मौत हो जाती है तो मुझे माँ की कही वह बातें याद आ जाती हैं, और उसके बाद मैं उन दोस्तों से मिलना और शराब पीना बंद कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल अब घर के अंदर मैं अकेला रह गया था और तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही सही नहीं था, और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो तुम्हारा सामना कैसे कर पाता। वैसे भी हम दोनों का तलाक हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके बाद एक दिन अचानक से एक व्यक्ति हमारे घर पर अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आता है, और मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ। उस लड़की से मेरी शादी हो जाती है।
शादी के बाद वह लड़की मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लगभग 2 साल के अंदर मेरा और उसका तलाक हो जाता है। तब तक यह बच्ची हो चुकी थी और उसके बाद तलाक के बदले में मोटी रकम मुझसे लेती है और अपने मायके में रहने लगती है। इसके बाद मैं इस बच्ची की देखभाल किया करता हूँ, लेकिन मेरे पास खाने कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, वह इस घर का और दुकान का सौदा कर देगा। उसके बाद मैं अपना इलाज करवाऊंगा और इलाज करवाने के बाद दोबारा से अपनी बेटी के साथ जिंदगी को व्यतीत करूंगा। इस बात को कहते हुए जो गोपाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। ये सारी बातें राधा को पता थीं, लेकिन फिर भी वह गोपाल के मुंह से इन सभी बातों को सुनना चाहती थी। उसके बाद जो गोपाल है वह थोड़ी देर में शांत होता। तभी वह कहने लगता कि राधिका छोड़ो, मैं भी इन बातों में लग गया। तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो और क्या चल रहा है। तो उसके बाद राधा अपने बारे में बता देती है। वह कहती है कि मैं तो अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही हूँ और तुम्हारा बेटा बार बार कहा करता है कि माँ पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे। मैंने उसे बहका कर रखा है कि पिताजी तुम्हारे बाहर गए हैं और वह बाहर कमाने के लिए रहा करते हैं, एक दिन कमाकर वापस लौटेंगे। अब इस बात को सुनते ही गोपाल की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिला सकती हो। तो राधा कहती है कि एक बार क्या, तुम बेशक से उसके पास ही रह लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर गोपाल सोच विचार में पड़ जाता है कि राधा कहती हैं कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है और तुमने सच में अपने आप को सुधार लिया है, तो अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है और इस बच्ची का फ्यूचर भी मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। ऐसा कहकर राधिका गोपाल को और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से सीधा अपने इंदौर में चली जाती है, जहां पर उसने एक बहुत बड़ा घर ले रखा था। सबसे पहले वह गोपाल को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद वह वहां से वापस आकर अपने घर में रहने लगती है। उसने उस लड़की का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था और वहां पर रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ाई करती रहती है। अब कुछ लोग इंदौर के अंदर उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं और ये बातें जैसे ही राधिका के कानों तक पहुंचती है तो राधा एकदम से फैसला करती है और गोपाल से दोबारा शादी करती है। और शादी करने के बाद गोपाल की उस दुकान को जो उसने गिरवी रख रखी थी, उसको अपने पैसों से छुड़ा लेती है और दोबारा से उसकी दुकान को चालू करवाती है और गोपाल से कहती है, गोपाल तुम चिंता मत करो, अच्छी तरह से दुकान को चलाओ, बाकी जो कुछ होगा वह मैं देख लूंगी। इसके बाद गोपाल उस दुकान को चलाने लगता है और जब भी उसे यह बात याद आती, वह फिर से अपनी पत्नी से माफी मांगने लगाता है और कहता है कि राधिका मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राधिका उसे कह देती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं और जब बेटे को पिता का पता चलता है कि उसका पिता है, तो वह भी बड़ा खुश होता है। उसको पिता के साथ साथ एक बहन भी मिल गई थी जो उसे राखी बांधा करेगी और परिवार कंप्लीट हो गया था। सभी लोग हंसी खुशी इंदौर के अंदर ही रहा करते हैं। कभी कभी वह अपने गांव वाले घर में भी जाया करते और जब लोग यह बात सुनते हैं कि इस तरह से हो गया है तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।